हिंदी का पहला यूनिट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले यूनिट का नाम है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा शिक्षण क्या है और भाषा शिक्षण के उद्देश्य वगैरह बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। पहला यूनिट आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उन सबको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे, संक्षेप में चर्चा करेंगे, शॉर्ट में सारा अपन यूनिट यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। पहली बात आपको ये जान लेनी है कि आपका जो हिंदी वाला पेपर है 60 नंबर का टोटल पेपर है और मिनिमम पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए, जो कि इस सीरीज से बिल्कुल आसानी से बहुत कम एफर्ट्स के साथ में, कम मेहनत के साथ में आपकी अच्छी तैयारी यहाँ से हो जाने वाली है। इसके सभी यूनिट्स को, हिंदी के सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। वहाँ से आप दोस्तों यूनिट वाइज सारे वीडियोस को देख करके अपने हिंदी पेपर की तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर लेंगे। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में समझाने की यहाँ पर हमने कोशिश करी है, तो वो आपका यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा, कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य। फर्स्ट यूनिट में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाषा क्या है, तो सबसे पहले तो यही समझना है। तो यहाँ पर देखिए कि भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के जो यहाँ पर माध्यम पर नहीं है। यह सिर्फ संप्रेषण का ही काम नहीं करती बल्कि पूरी दुनिया को सोचने समझने का माध्यम भी प्रदान करती है। यह एक सूक्ष्म किंतु मजबूत ताकत की तरह है। भाषा संसार के प्रत्येक इंसान के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं तथा उनके मूल्यों को और मनोवृत्तियों को आकार भी देने का काम करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा सिर्फ कहने और सुनने का ही नहीं अपितु सोचने समझने, अवलोकन करने और विश्लेषण करने और तर्क करने का माध्यम है। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। अब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण में सौंदर्य बोध कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए पुराने ज़माने में सौंदर्य के लिए लालित्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस लालित्य का संबंध शब्द चयन, अलंकार संयोजन और लय जैसे सरोकारों के साथ में सामाजिक सांस्कृतिक भूमिकाओं से भी जुड़ता है। विषय वस्तु में निहित सौंदर्य से परिचित होकर के संबंधित विद्यार्थी समुदाय के उससे परिचित होकर के एक सजग शिक्षक शिक्षिका का दायित्व ये बनता है। भाषा के सौंदर्य की बात करते समय कविता में बिंब, कहानी, नाटक में संवाद, चरित्रगत विशिष्टता आदि पर चर्चा अपेक्षित है। इस सौंदर्य बोध से ही विद्यार्थी में मर्म को छूने वाली रचनाओं की यहाँ पर सराहना की सामर्थ्य विकसित होती है। यह सराहना उसे पाठ्य वस्तु से जोड़ती है, वहीं उसको अपनी पसंदीदा रचनाओं का संकलन के लिए भी प्रेरित करती है। ये कुछ बात यहाँ पर हो गई है। एक बिंदु यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाषा हमें सौंदर्य की विराटता से परिचित यहाँ पर करवाती है। इसके बाद में साहित्य बोध को लेकर के एक बिंदु रहता है आपके यहाँ पर कि जीवन जीने के विभिन्न तरीके, वही साहित्य और अभिव्यक्ति, इनकी अलग अलग विधाएँ हैं। इन विधाओं को हम कविता, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग्य, निबंध, जीवनी आदि रूपों में जान सकते हैं। इन विधाओं को पढ़ करके समझना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम है। यहाँ साहित्य बोध के दोहरे मायने हैं। पहला क्या है, किसी रचना विशेष को पढ़ करके उसके भावार्थ को ग्रहण करना, और दूसरा क्या है कि उसकी शिल्पगत विशिष्टताओं यथा जैसे भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद आदि की पहचान करना। तो ये दोनों आयाम आपको ध्यान रखने। इसके बाद में देखिए साहित्य बोध भाषिक संस्कारों को समृद्ध करने का सशक्त माध्यम है। साहित्य के पठन पाठन से यहाँ विद्यार्थी हजारों नए शब्दों और उनके अर्थ से परिचित होता है। वहीं पर ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर लगाव बच्चों की रचनाशीलता को भी बढ़ा सकता है। तो साहित्य बोध के लिए ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं व्याकरण शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने का क्या महत्व रहता है। व्याकरण कोटियों का ज्ञान भाषिक संरचना को समझने के लिए आवश्यक होता है। भाषिक दक्षता के संदर्भ में भाषा में अपनी दक्षता हासिल करने के संदर्भ में व्याकरण शिक्षण करना चाहिए। मातृभाषा भाषी प्राथमिक स्तर पर भाषा के लिखित पक्ष की दक्षता प्राप्त करता है और शब्द संवर्धन करता है, शब्दों का ज्ञान अर्जित करता है। वाक्य रचना, शुद्धता व वर्तनी बोध आदि के विकास के व्याकरण पूरी तरह से उपयोगी होती है। व्याकरण सैद्धांतिक शिक्षण की अपेक्षा प्रायोगिक रूप पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को। प्रयोग संदर्भ में व्याकरण का नया आयाम रहता है। तो यहाँ पर पढ़ाने के महत्व को लेकर के कुछ बिंदु ये ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के आलोचनात्मक उद्देश्यों के बारे में। पठित विषय वस्तु का विवेचन, विश्लेषण, अन्य रचना से तुलना करना, समीक्षा करना, पाठक के रूप में पसंद को निर्धारित करना, रचना विशेष को कथ्य तथा शिल्प से प्रभावित होकर के उसकी सराहना करना। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में भाषा शिक्षण के उद्देश्य लेकर के अगर प्रश्न आता है कि भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए, नॉर्मल प्रश्न पूछता है, तो वहाँ पर कुछ आपको उद्देश्य ध्यान में रखने हैं। पहला उद्देश्य है सार्वजनिक जीवन के संपर्क में वृहद अनुभवों के अनुरूप भाषाई क्षमता अर्जित कर लेना। दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल, दूसरों के अनुभव से जुड़ना
और अपने परिप्रेक्ष्य में चीज़ों, स्थितियों, घटनाओं की जो समझ है उसकी क्षमता का विकास कर लेना। तीसरा बिंदु है रचना के तत्वों को समझना, शब्दकोश, साहित्यकोश आदि देखने का कौशल विकसित कर लेना। चौथा बिंदु है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य लेखन, दृश्य श्रव्य सामग्रियों के निहितार्थ, सरोकारों व शिल्पगत पक्षों की पहचान कर लेना। पांचवा बिंदु है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अभिनय, गीत, संवाद, परिचर्चा, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, भाषण, खेलकूद और अन्य पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, इनके आधार पर भाषा और साहित्य की समझ बना लेना। तो ये 5 उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। अब उच्च प्राथमिक पहला उद्देश्य देखिए, ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना, वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित कर लेना, सुंदर लिखावट और व्याकरण का सटीक उपयोग। तो ये 4 उद्देश्य यहाँ पर रहते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। इसके बाद में व्यक्तिपरक उद्देश्य कौन कौन से हैं भाषा के, तो व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा का प्रयोग करना, अपने विचार स्पष्ट रूप से लिख सकना, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना, भाषा में सौंदर्य लाना, प्रसंगानुकूल भावों, विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन करके क्रमबद्धता बनाए रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखने। इसके बाद में ज्ञानपरक उद्देश्यों की बात करते हैं। ये तो क्या थे, व्यक्तिपरक उद्देश्य। और अब हम बात करते हैं ज्ञानपरक उद्देश्यों के बारे में। भाषा की परंपरा, प्रकृति, उसके विविध घटनाओं को, विविध घटकों की जानकारी भाषा विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। इसके बाद में देखिए भाषा सीखने के कौशलों को लेकर के भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं। हमने पहले भी कई बार बात की हुई है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इंग्लिश में क्या रहता है LSRW स्किल्स, ये रहती है लैंग्वेज स्किल्स। तो ये आपको जरूर से याद कर लेनी है। आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसकी अहम भूमिका रहती है, जरूर से ही आपको पता होना चाहिए। और इनका ऑर्डर में आपको ये पता होना चाहिए LSRW, यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, लिसन करना सीखता है, फिर उसके बाद में बोलना सीखता है, स्पीक करता है, और फिर उसके बाद में रीडिंग करना, पढ़ना सीखता है, वो सारी चीज़ें, और फिर राइट करना, फिर लिखना सीखता है। तो दिन ये ऑर्डर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले सुनना काम होएगा तो सुनना ही होएगा, दूसरा है बोलना होएगा तो दूसरे पे बोलना ही सीखेगा, फिर तीसरी बार यहाँ पर पढ़ना सीखेगा, फिर चौथे में लिखना सीखेगा। आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर प्रश्न आपको पूछता है कि भाषा के कौशलों का सही क्रम कौन सा है, तो वो भी प्रश्न में आप कन्फ्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये आपको ऑर्डर इनका याद कर लेना है, LSRW यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट में। ये बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं RTE निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में। RTE के बारे में यहाँ पर कुछ बिंदु जो कि आपको जरूर से याद कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। और RTE में यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर थोड़ा सा, और अगर विस्तार में बड़ा प्रश्न आता है तो थोड़ा सा विस्तार में आप लिख देंगे शब्दों को जोड़ करके, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण को लेकर के यहाँ पर बिंदु रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं पद्य शिक्षण को लेकर के। इसमें हमें रसों, वीर रस जैसे हास्य रस, अद्भुत, करुण, विभत्स, श्रृंगार, शांत रसों की अनुभूति अपने को होती है पद्य में। पद्य में मतलब कविताएं वगैरह वो सारी चीज़ें रहेंगी। गद्य की बात करते हैं तो गद्य में सौंदर्य विधान है, उसकी भाषागत कलात्मकता, भावात्मक जो समृद्धता है, संप्रेषण की सार्थकता से प्रकट ये होता है। तो गद्य पद्य इनके बारे में ये बातें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि के भी कुछ बिंदु देखने को मिले हैं, तो इनको भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए आगमन विधि और निगमन विधि को इस तरह से सारणी के माध्यम से अपन समझ लेते हैं ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और एक अच्छी प्रकार से आपकी ये विधियाँ क्लियर हो जाएँ, क्योंकि रीट में भी आपकी ये विधियाँ रहने वाली है, तो फिर आपको वहाँ पर भी मदद मिल जाएगी, थोड़ा सा बेस तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए निगमन विधि में पहले नियम या फिर सूत्र बताया जाता है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, नियम बताएंगे और फिर उसके बाद में उदाहरणों के माध्यम से उस नियम की पुष्टि करी जाती है। तो ये क्या रहता है, निगमन विधि में क्या रहता है, नियम से उदाहरण की ओर ये विधि चलती है। दूसरी ओर आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरणों से यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करी जाती है, फिर देन उसके बाद में नियम या फिर सूत्र की पुष्टि करी जाती है, नियम या फिर सूत्र बताया जाता है। तो ये बात रह गई कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, निगमन से नियम, नी इस तरह से आप समझेंगे। आगमन से यहाँ पर उदाहरण की बात हो रही है, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है, कंफ्यूज नहीं कर देना है। यहाँ पर दोनों सेम सा ही मामला यहाँ पर है। इसके बाद में दूसरा बिंदु इसका
इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे कि सबसे पहले तो नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर उदाहरण करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। पहली बात तो रही निगमन विधि में। दूसरा यहाँ पर आता है आगमन विधि में। देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ेंगे। विशिष्ट से मतलब कि सबसे पहले तो उदाहरण सीखेंगे, अलग अलग उदाहरण करके यहाँ पर पहले ये समझ लेंगे कि प्रश्न कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद में यहाँ पर नियम को समझाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग रहता है, तो यहाँ पर ये भी विधि अलग काम करती है। तो उदाहरण से नियम की ओर ये विधि रहती है आगमन विधि। इस तरह से दोनों विधियों के ये कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेने हैं शॉर्ट में। यहाँ पर आपने देखा दोस्तों बहुत कम समय में हमने फर्स्ट यूनिट जो आपका 5 नंबर का यूनिट है इसको कवर अप कर लिया है। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और हिंदी के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें। वहाँ से दोस्तों आप यूनिट वाइज सारे वीडियोज़ देख करके अपने हिंदी पेपर की तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।